20 नवंबर 1979 नए इस्लामी साल 1400 हिजरी का पहला दिन शुरू हो चुका था। सुबह के 5 बज रहे थे। खाना काबा इस्लाम का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम हज़ारों नमाजियों से भरा हुआ था जो फजर की नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है, कुछ मुसल्लह अफराद इमाम से माइक का कंट्रोल छीन लेते हैं। मज़ीद 500 के करीब मुसल्लह अफराद नमाजियों के बीच से उठ खड़े होते हैं। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है। ये मुसल्लह अफराद मस्जिद में फैल जाते हैं। इनका लीडर माइक पर कहने लगता है, इमाम महदी आ चुके हैं, क़यामत करीब है, तुम सबको उसकी बैयत करना होगी। ये दरवाज़े बंद कर देते हैं, हर एग्ज़िट पॉइंट सील कर दिया जाता है। इसी बीच स्नाइपर्स भी मस्जिद के मीनारों पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये मुसल्लह अफराद खाना काबा को एक फोर्ट्रेस, एक किले में बदल देते हैं। आम लोगों की बेचैनी दहशत में बदल जाती है। हज़ारों लोग खाना काबा के बाहर जमा हो जाते हैं। अगले 2 हफ्तों तक मस्जिद अल हराम जंग का मैदान बनी रही। पूरी दुनिया इस बात पर हैरान थी कि आखिर 1.5 अरब मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम क्यों और किस लिए जंग का मैदान बना हुआ है। ये कहानी है सीज ऑफ मक्का की। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ के सबसे दर्दनाक और स्याह तरीन वाक़यात में से एक है। आइए इसे देखते, समझते और जानते हैं। 1973 में सऊदी अरब अपनी मैसिव ऑयल इनकम की वजह से तेज़ी से बदलने लगा और फिर सोने पर सुहागा तब हुआ जब 1973 में पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस होना शुरू हो गए। ऑयल प्राइसेस एकदम से स्काई रॉकेट हो जाती हैं और आसमान से बातें करने लगती हैं। सऊदी अरब की इकोनॉमी को इन क्राइसिस से बहुत बड़ा पुश मिलता है और वो इस नई दौलत को मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, लग्जरी होटल्स, सिनेमास, टेलीविज़न, वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटीज़, वेस्टर्न स्टाइल बिजनेस प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी सऊदी अरब में इंट्रोड्यूस होने लगी। इस ऑयल की वजह से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ने लगी। सऊदी अरब में यूएस मिलिट्री बेसेस बनने लगी। उन वक्तों में सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल हुआ करता था। शाह फैसल मॉडर्नाइजेशन और इस्लाम को बैलेंस करते हुए चल रहा था, लेकिन 1975 में गोली मारकर उनकी असासिनेशन कर दी जाती है, जिसके बाद सऊदी अरब का बादशाह खालिद बन जाता है और किंग खालिद इन मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि अरब कबायली लोग होते हैं, वो अपने कल्चर और वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो रिलीजियस और कंजर्वेटिव कबायली लोग इस मॉडर्नाइजेशन से खुश नहीं थे। 1975 के बाद सऊदी अरब 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप इस मॉडर्नाइजेशन की सपोर्ट में था, फेवर में था, और दूसरा रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप था जो इसके अगेंस्ट थे। वो सऊदी अरब पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और इस मॉडर्नाइजेशन को अन इस्लामिक समझते थे। उन्होंने तो सऊदी रॉयल फैमिली को भी करप्ट, अन इस्लामिक और वेस्टर्न पपेट तक कहना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि सऊदी अरब एक प्योर इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए। इन रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट लोगों को और भी हिम्मत तब मिली जब उनके नेबरिंग कंट्री ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद ईरान एक हार्ड लाइन इस्लामिक स्टेट बन गया। ईरानियन रेवोल्यूशन ने एक ऐसा ही हार्ड लाइन और एक्सट्रीम इस्लामिक सोच रखने वाले शख्स जोहिमान अल उतैबी को इंस्पायर किया। ये अल उतैबी कबीले से था। इनका कबीला लड़ाका और जंगजू कबीला माना जाता था, जो खुद भी सऊदी नेशनल गार्ड में सिपाही रह चुका था, जिनका सोल पर्पस ही बादशाह और उसकी फैमिली की हिफाजत करना होती है। उसका कहना था कि सऊदी का गवर्निंग सिस्टम इस्लाम से हट चुका है, इसलिए उसे दोबारा शरीयत में लाने की ज़रूरत है। उसका प्लान था कि सऊदी रॉयल फैमिली की बादशाहत को, हुकूमत को ख़त्म करके एक नई इस्लामी रियासत और इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी जाए। लेकिन एक बादशाह को उसके तख्त से हटाना आसान थोड़ी है। इनका सिंपली प्लान ये था कि अगर ये 1.5 अरब मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम खाना काबा पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो सब चीज़ इनके कंट्रोल में आ जाएगी। खाना काबा पर हमला करके उसे कैप्चर करने के लिए इन्होंने अब टीम्स बनाना और हथियार जमा करना शुरू कर दिए। 40,000 रियाल देकर इन्होंने खाना काबा की सिक्योरिटी फोर्सेस में से एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी तरफ कर लिया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने इनको अंडरग्राउंड चेंबर्स तक एक्सेस दे दिया। इस अंडरग्राउंड चेंबर को काबू कहा जाता है और वहाँ पर इन्होंने एक पिकअप ट्रक पार्क कर दी, जिसमें इन्होंने हथियार, गोलियां और फूड सप्लाईज रखी। दरअसल उन वक्तों में खाना काबा का तामीराती काम जारी था, इसलिए छोटी बड़ी गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल आम था, इसलिए किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ। 20 नवंबर 1979 ये वही दिन था जब इन्होंने हमला करना था। सुबह के 5 बज रहे थे, फजर की नमाज हो रही थी।
50,000 سے بھی زیادہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، اس اٹیک کا ماسٹر مائنڈ جہیمان العتیبی اور محمد بن عبداللہ القحطانی، یہ دونوں اٹھ کر امام سے مائک کا کنٹرول چھین لیتے ہیں۔ پھر 500 کے قریب لوگ نمازیوں کے بیچ سے نکل کر جنازوں میں سے بندوقیں نکالنے لگتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے اندر ہتھیار ان جنازوں میں چھپا کر لائے تھے۔ جہیمان مائک پر سب کو آرڈرز دے رہا تھا۔ اس نے سارے ایگزٹ پوائنٹ سیل کرنے اور سنائپرز کو مسجد کے میناروں پر پوزیشن لینے کا آرڈر دیا۔ پھر کہنے لگا کہ اس کا بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی امام مہدی ہے۔ امام مہدی آ چکے ہیں اور قیامت قریب ہے، تم سب کو اس کی بیعت کرنا ہوگی۔ لیکن خانہ کعبہ پر اس بے باک حملے اور سیج کا اصل مقصد سعودی بادشاہت کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک نیا اسلامی نظام لانا تھا۔ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز بھی بتائیں کہ سبھی فارینرز، چاہے پھر وہ سویلین ہوں یا ملٹری کے لوگ، انہیں سعودی عرب سے باہر نکال دیا جائے اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر دیے جائیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 50,000 لوگ نماز ادا کر رہے تھے، اس لیے یہ سبھی ہاسٹیجز بن گئے۔ لیکن یہ نمبر بہت زیادہ تھا، ان کو کنٹرول کرنا اور بھی مشکل ہوتا، اس لیے انہوں نے 1,000 لوگوں کو ایک سائڈ کیا جنہیں انہوں نے ہاسٹیج بنایا، باقی سب کو جانے دیا۔ خانہ کعبہ کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس نے بھی اپنی پیٹرول کارز بھیجی تاکہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کے گیٹ کے باہر پہنچی تو سنائپرز نے انہیں شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ سعودی عرب کی اتھارٹیز کو یہ سمجھنے میں بھی کافی وقت لگ گیا کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے اور یہ اٹیک آخر کتنے بڑے اسکیل پر ہوا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ساری سچویشن کی گریوٹی کا اندازہ لگتا گیا، پتہ لگتا گیا، ویسے ان کا ریسپانس بھی اتنا ہی اسٹرکٹ ہوتا گیا۔ انہوں نے میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دیا، روڈ رستے بند کر دیے، فلائٹس کو روک دیا اور پورے ملک کے بارڈر سیل کر دیے۔ کوئی بھی سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، صرف سعودی عرب کے نیشنلز ہی سعودی عرب میں واپس آ سکتے تھے۔ 21 نومبر کی صبح کو سعودی انٹیریئر منسٹری نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ گروپ ہتھیار لے کر مسجد الحرام میں داخل ہو گیا ہے اور ایک نئے مہدی کا اعلان کر دیا ہے۔ مگر سعودی اتھارٹیز کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اسلام میں مسجد الحرام میں خون بہانا منع ہے، اس لیے علماء سے انہیں فتویٰ لینا پڑی کہ وہ اس مسجد میں آپریشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ فتویٰ آنے میں ہی 2 دن لگ گئے، تب تک اٹیکرز اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ وہ پہلے ہی پروفیشنلز تھے اور مسجد کے ہر کونے سے واقف تھے۔ آرمی اور نیشنل سیکیورٹی گارڈز سائٹ پر پہنچ چکے تھے، کنٹرول واپس لینے کی کوششیں کرنے لگے۔ سعودی فورسز کے پاس ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس وقت کعبہ اور انڈر گراؤنڈ چیمبرز کی رینوویشن چل رہی تھی، اس لیے کوئی بھی بڑا دھماکہ خانہ کعبہ کی اسٹرکچر کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے اب وہ کوئی بڑا دھماکہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب تک علماء سے فتویٰ آتی تب تک فورسز سمال اسکیل کاؤنٹر اٹیک کر رہی تھی اور ایک گیٹ کو توڑ کر اندر بھی داخل ہو چکی تھی۔ لیکن ملیٹنٹس کے پاس مضبوط پوزیشنز ہونے کی وجہ سے ان کا پلڑا بھاری رہا، اس لیے فورسز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 23 نومبر کو علماء نے فتویٰ جاری کر دی اور سعودی فورسز کو خانہ کعبہ کے اندر ملیٹنٹس کو مارنے کی اجازت مل گئی۔ اب سعودی فورسز ان ملیٹنٹس کے اگینسٹ فل آفینسو کاؤنٹر اٹیک کر سکتی تھیں۔ سعودی عرب اور امریکن پلینز اب مسجد کے اوپر اسپائی کر رہے تھے اور انفارمیشن اکٹھی کر رہے تھے کہ ملیٹنٹس کہاں پر موجود ہیں، اور ملیٹنٹس جب ان پلینز کو دیکھتے تو ان پر فائر کرنے لگتے اور یہ پلینز بھی جواباً فائر کرتے تھے۔ لیکن ان پلینز کو اور گراؤنڈ فورسز کو سب سے بڑا مسئلہ سنائپرز کے ساتھ تھا، کیونکہ ان کے پاس سنائپر رائفلز کے علاوہ 50 کیلیبر کی مشین گنز بھی تھی۔ جیسے ہی پلین ان کے قریب جاتا وہ فائرنگ شروع کر دیتے تھے، اس لیے ان فورسز کا پہلا گول ان سنائپرز کو ایلیمنیٹ کرنا تھا۔ یہ انہوں نے کیا چھوٹی توپوں، ٹوز، میزائلز اور APCs کی مدد سے۔ اگلے دن یعنی 24 نومبر کی دوپہر تک سعودی فورسز نے صفا اور مروہ کی گیلری کو ملیٹنٹ سے کلیئر کر دیا تھا۔ یہ گیلری کہاں ہے یہ آپ خانہ کعبہ کے اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان فورسز کے لیے کورٹ یارڈ تک جانا پاسبل ہو چکا تھا، تو یہ APCs آرمرڈ وہیکل کے ساتھ کورٹ یارڈ میں چلے گئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ یہ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ امریکن اسپائی پلین کی رپورٹس کے اکارڈنگ وہاں ہر طرف دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا تھا، اور اس حملے سے خانہ کعبہ کی اسٹرکچر
इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी अथॉरिटीज के इन अटैक्स के बाद इमाम मेहदी का दावेदार मोहम्मद अल कहतानी और उसका साथी जुहैमान अल उतैबी दोनों अपने 60-70 साथियों को लेकर और हॉस्टेजेस को लेकर अंडरग्राउंड चेंबर्स में छुप गए और अपनी पोजीशंस को मजबूत करने लगे। और इधर सऊदी अथॉरिटीज ने भी अब मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ने और उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की ठान ली थी। इसलिए उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से टीयर गैस और स्मोक मेकिंग इक्विपमेंट की मांग की, जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने पूरा भी कर दिया। 2-3 दिन तक यूं ही मिलिटेंट्स की सर्च चलती रही। कई मिलिटेंट्स भाग गए, कई मिलिटेंट्स जिंदा पकड़े गए। अब अंडरग्राउंड चेंबर्स में 25 से 30 मिलिटेंट्स ही बचे थे सिर्फ, और उनकी भी सप्लाईज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। 28 नवंबर तक खाना काबा का अच्छा खासा एरिया सिक्योर हो चुका था और मीडिया को भी बुला लिया गया ताकि वो भी अपनी कवरेज कर सके। लेकिन अब जो 25 से 30 मिलिटेंट्स अंडरग्राउंड चेंबर्स में हॉस्टेजेस को यरगमाल बनाकर छुपे हुए थे, उनके लिए सऊदी अरब ने एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठा लिया। सऊदी अरब ने फ्रांस से मदद मांग ली। जब फ्रांस का स्पेशल यूनिट GIGN सीक्रेटली सऊदी अरब पहुंचा तो यहाँ पर दो राय पाई जाती हैं। कुछ का मानना है कि उन्होंने सिर्फ एडवाइजरी और टैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड की थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो खाना काबा के अंदर दाखिल हुए थे और ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि वो गैर मुस्लिम थे और वो खाना काबा के अंदर ऐसे दाखिल नहीं हो सकते थे। इसलिए टेम्पररी बेसिस पर उन कमांडोज को इस्लाम कबूल करवाया गया था ताकि वो इस्लामी कानून के मुताबिक इस ऑपरेशन में हिस्सा ले सकें। फ्रेंच फोर्सेस भी अपने साथ बड़ी तादाद में टीयर गैस और अम्यूनेशन लाई थी। इस ऑपरेशन के एग्जीक्यूटिव इंचार्ज कैप्टन पॉल बैरल के अकॉर्डिंग काबा के कोर्टयार्ड और गैलरीज में हर 50 मीटर की दूरी पर खड्डे खोदे गए ताकि बेसमेंट के हर कोने तक पहुंचा जा सके। इन्हीं होल्स के जरिए टीयर गैस को बेसमेंट में इंजेक्ट किया गया और साथ ही साथ ग्रेनेड्स को भी फेंका गया। इन्हीं ग्रेनेड्स में से एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड यानी झूठे इमाम मेहदी के हाथों में भी एक्सप्लोड हुआ। वो फौरन मारा गया। फ्रेंच फोर्सेस का ये प्लान सक्सेसफुल साबित हुआ और इन मिलिटेंट्स का अम्यूनेशन, खाना पीना और सप्लाई सब कुछ खत्म हो गया। ये सब टीयर गैस से बचते बचाते एक छोटे से कमरे में आकर फंस चुके थे। उस कमरे की सीलिंग में भी सऊदी फोर्सेस ने एक होल बनाकर वहां से टीयर गैस और स्मोक बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर दिए, जिसके बाद उनके पास कोई रास्ता न बचा और उन्होंने सरेंडर कर लिया। 4 दिसंबर को सऊदी अरब की फोर्सेस ने काबा का कंट्रोल वापस से ले लिया। इस हमले का मास्टरमाइंड जुहैमान अल उतैबी जिंदा पकड़ा गया, जबकि झूठा मेहदी मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी एक ग्रेनेड एक्सप्लोजन में मारा गया। इसके बाद इन अटैकर्स को टीवी पर दिखाया गया ताकि पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया जा सके कि सऊदी हुकूमत ने काबा का कंट्रोल वापस से ले लिया है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2 हफ्तों की इस जंग में 12 सऊदी ऑफिशियल्स, 115 सोल्जर शहीद हो गए, 75 अटैकर्स मारे गए, कईयों को जिंदा पकड़ा गया और कुछ भाग भी गए। 26 हॉस्टेजेस अपनी जान से हाथ धो बैठे, 110 हॉस्टेज जख्मी थे। मगर ये नंबर्स सऊदी गवर्नमेंट ने पेश किया है, जबकि अमेरिकन एम्बेसी का कहना है ये नंबर कई गुना ज्यादा है। 9 जनवरी 1980 को जुहैमान अल उतैबी, जो इस हमले का मास्टरमाइंड था, और उसके 63 साथियों का सऊदी अरब के 8 अलग अलग शहरों में सरेआम सर कलम कर दिया गया। इस वाक़े के असरात सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया ही हिल गई। इसकी एक मिसाल तो पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक है। जब अमेरिकन्स ने ईरान पर सीज ऑफ मक्का का इल्ज़ाम लगाया तो ईरानियंस ने भी बदले में अमेरिका और इसराइल को इसका जिम्मेदार और इन मिलिटेंट्स का मुआविन करार दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तानियों को लगा कि अमेरिका ही ये सब कुछ करवा रहा है, तो उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को आग लगा दी, जिसमें टोटल 6 लोग मारे गए, जिनमें 2 अमेरिकन्स भी थे। पाकिस्तान ने बाद में 250 मिलियन रुपए खर्च करके अमेरिका को फिर से एम्बेसी बना कर दी। सऊदी अरब, जो इस वाक़े से पहले तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था, उसने मुकम्मल यू टर्न ले लिया और रिलीजियस कंजर्वेटिज्म की तरफ बढ़ने लगा। सऊदी रॉयल फैमिली ये जान चुकी थी कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और मॉडर्नाइजेशन कुछ लोगों को परेशान और फ्रस्ट्रेट कर रहा है। उन्हीं रेडिकल लोगों और उलमा को खुश करने के लिए सऊदी अरब ने रिलीजियस पुलिस मुतव्वा को हद से ज़्यादा पावर्स दे दिए। पब्लिक स्पेसेस में भी इस्लामिक रूल को नाफिज करने का पावर दिया गया और गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। सिनेमाज को शट डाउन कर दिया गया, मौसीकी पर रोक लगा दी गई, औरतों के लिए स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस किया गया। वहाबी ग्रुप्स को और ज़्यादा पावर मिल गई, टेक्स्ट बुक रीराइट किए गए जिनमें इस्लामिक कंजर्वेटिज्म को ऐड किया गया। ईरान के रेवोल्यूशन के अगेंस्ट वहाबिज्म की मूवमेंट को ग्लोबली फाइनेंस किया गया। वर्ल्ड वाइड मसाजिद और मदरसे बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए। इस सीज ने कई सारे इस्लामिक रेडिकल्स को इंस्पायर किया, जिनमें उसामा बिन लादेन भी था।
उसामा बिन लादेन भी जो हैमान अल उतैबी की तरह सऊदी अरब की गवर्नमेंट को करप्ट, वेस्टर्न पपेट और वेस्टर्न कंट्रोल कहा करता था। इसके अलावा भी उसामा काबा के अंदर सऊदी अरब फोर्सेस के काउंटर स्ट्राइक को इन मिलिटेंट्स के अगेंस्ट जो उन्होंने किया उसको गलत समझता था और कहा करता था कि सऊदी अरब की फोर्सेस को खाना काबा के अंदर खून नहीं बहाना चाहिए था, बल्कि इन मिलिटेंट्स की सप्लाई लाइन काट देनी चाहिए थी, जिसके बाद वो खुद ही सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते। सऊदी अरब अब ऐसी एक और बगावत से डरा हुआ था, इसलिए उसने इनडायरेक्टली अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी इनडायरेक्ट सपोर्ट की वजह से आज हमें अलकायदा और ग्लोबल जिहादिस्ट मूवमेंट का राइज देखने को मिला है। आज इस सीज को 40 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। आज फिर सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के अंडर रिलीजियस कंजर्वेटिज्म से दूर हो रहा है, रिवर्स हो रहा है और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। सिनेमाज ओपन हो रहे हैं, म्यूज़िक आम हो रहा है, औरतें फिर से टीवी पर आ रही हैं, ड्राइविंग कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। काबा का मुहासरा सिर्फ एक मस्जिद पर अटैक नहीं था, ये इस्लाम की बुनियाद पर एक गहरा जख्म था। इस वाक़े ने सिर्फ सऊदी अरब को ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को दुखी कर दिया। ये इंसिडेंट साबित करता है जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और पॉलिटिकल पावर्स कोलाइड करते हैं तो इसका अंजाम हमेशा खतरनाक निकलता है, जिससे काबतुल्लाह जैसी मुकद्दस और पाक जगह भी महफूज नहीं रह सकती। आज एक बार फिर सऊदी अरब मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रहा है। क्या हम तारीख से कुछ सीख पाए हैं या फिर से उसे दोहराने की गलती करने जा रहे हैं? ये सवाल आपसे ही था और आप इसका जवाब हमें कमेंट में लाजमी दें। यहीं पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। थैंक यू। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल पर और बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ अपलोड होने वाली हैं और कुछ हो भी चुकी हैं। अगर आप पाकिस्तान के चहीते लीडर इमरान खान के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप पाकिस्तान की मजलूम बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये रही आपकी वीडियो। अगर आप रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की कहानी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें।